तो हेलो, कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो डे स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 347 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फैंग के सेक्टर लॉर्ड की स्ट्रेंथ जो कि पाइनेकल लिम्पर जितनी होती है वो डेमन रेस को पता चल चुका होता है, लेकिन यहाँ पे लू फैंग को इसके बारे में नहीं पता होता है कि यहाँ पे वो डेमन रेस का इम्पोर्टेंट टारगेट बन चुका है। फिर हमें सीन चेंज कर यहाँ फाइट को दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदे अपने 18% अनडाइंग बॉडी को खो चुका होता है और वो एक ऑफिशियल अनडाइंग होता है जो ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है। और हमें दिखाया जाता है कि उस पर कुछ और सिल्वर स्लैशेस आते लगते हैं। यहाँ पे वो अनडाइंग भाग भी नहीं सकता, वो सिर्फ यहाँ पे अपने आप को लास्ट मोमेंट पे सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने की सोचता है। ये बैटल यहीं पे खत्म हो जाता है। लू फेंग वहां से निकलता है और पेयर ऑफ ब्लैक विंग्स को अपने पास ले लेता है। यहाँ पे लू फेंग कहता है कि एक अनडाइंग बॉडी को मारना सच में थोड़ा हार्ड होता है। मैं फर्स्ट टाइम यांजी मेन कॉन्टिनेंट में आया था तो मेरी अर्थ बॉडी ने वही अनडाइंग को हर्ट किया था, लेकिन वहाँ पे मैं लकी था। वो दोनों अनडाइंग बॉडीज प्रोबेबली बाकी सबसे कमजोर थे और नए भी थे, इसलिए यहाँ पे मैं उनको मार पाया। नहीं तो यहाँ पे जिनके जितने भी ज़्यादा बेसिक स्ट्रॉन्गर होते रहेंगे उतना ज़्यादा मुझे मुश्किल होता रहेगा उन्हें हर्ट करने के लिए। लू फेंग इन्हीं सब के बारे में सोचता और कहता है कि अब समय हो चुका है इसे छोड़ने का। लू फेंग वहाँ सारे लूट्स को कलेक्ट करता है, शिप में बैठता है और बैटलफील्ड को छोड़कर निकल पड़ता है। और हमें सीन चेंज कर शिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग अभी भी कंट्रोल रूम में बैठा हुआ था और वहाँ पे लू फेंग ने वही ओल्ड रूल्स को अप्लाई किया हुआ था। लू फेंग ने अपने जामिंग डिवाइस के एबिलिटी को ऑफ कर दिया होता है, वो सिर्फ अपने सेकेंड डिवाइस को नॉर्मली यूज कर रहा था जो कि सिर्फ स्कैनिंग के लिए ही होता है। अब फिर लू फेंग को दिखाया जाता है जो हंसते हुए कहता है कि ये साउ विंग्स तो सच में बहुत ज़्यादा यूजफुल है, इसके साथ में अर्थ बॉडी को कंबाइन करके आराम से एक अनडाइंग जनरल को मार सकता हूँ। अब तो मैं लो लेवल ऑफिसर को ही मार सकता हूँ। और लू फेंग कहता है कि बात रही गोल्डन हॉर्न बीस्ट की तो वो अभी पाइनेकल ऑफिसर को मार सकता है। लू फेंग ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और यहाँ पर ये फैक्ट भी होता है और यहाँ पे ऐसे ही कई सारी चीज़ें बताई जाती है जिसको मैं स्किप करता हूँ। यहाँ पे इन सब के बारे में सोचने के बाद लू फेंग के पास आइडिया आता है और वो कहता है साउ विंग्स, ये विंग्स एक ट्रू ट्रेजर है और जब इसे गोल्डन और बेस्ट यूज करता है तो ये बेस्ट एनर्जी लेवल्स को कम्प्लीटली हाइड कर लेता है। मतलब कि उसके लेवल को कोई नहीं देख सकता है, बस उसके प्रेशर से ही उसके विल पावर और उसके कल्टीवेशन के बारे में सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और विंग जो अर्थ बॉडी पे भी होती है वो भी लू फेंग की एनर्जी को सप्रेस कर देती है। कोई भी उसके बारे में नहीं बता सकता कि लू फेंग अभी सेक्टर लॉर्ड का है या फिर अनडाइंग बन चुका है, लेकिन देखा जाए तो लू फेंग की जो पावर है सब लोग उसे एक अनडाइंग ही समझेंगे। लू फेंग कहता है मैं तो बहुत ही स्मार्ट हूँ, मैंने अपने अर्थ बॉडी को भी इन विंग्स से खास कंबाइन कर लिया है और मैं यहाँ के जितने भी प्रेशर रिलीज होते उन सबको कंट्रोल कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं सबको दिखा सकता हूँ कि अभी मैं पाइनेकल ऑफिशियल का बंदा हूँ। और गोल्डन हॉर्न बीस्ट के साथ अगर ये विंग्स मिला दिया जाए तो इसकी जो स्ट्रेंथ रहेगी वो और भी ज़्यादा होगी। और लू फेंग ये सब जानकर बहुत ही खुश था। यहाँ पे लू फेंग ने अपने प्लान के मुताबिक चलता रहा और अपने अर्थ बॉडी को ट्रेन करता रहा। अब यहाँ पे जब तक जरूरी नहीं होता लू फेंग अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट को बाहर नहीं निकालता, यहाँ पे अपने ब्लेड वर्क और स्टडी मून पॉलिसी कहीं सीख रहा होता है। और फिर यहाँ हमें बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है जो कि फाइटिंग के रिलेटेड होती है, तो इसको मैं स्किप करता हूँ। और अब फिर बताया जाता है कि यहाँ पे लू फेंग 2 टाइप्स ऑफ बैटल्स कर रहा होता है, पहला तो ट्रेनिंग के लिए, दूसरा पॉइंट्स के लिए। और लू फेंग अभी मेन कॉन्टिनेंट में बहुत ही तरीके से लड़ाई कर रहा था। यहाँ पे उसने 1 साल फाइट कर लिए होते उस वी अनडाइंग के और यहाँ पे लू फेंग के पास अभी 6 बैटल हो चुके थे जिनमें उसे
10 अदर एंडाइंस मिले होते हैं। इन दौरान लू फेंग के अर्थ बॉडी ने 3 से बैटल किया होता जिनमें कि वो 3 को मार चुका होता है। उन 10 में से 3 को गोल्डन और बीस्ट ने मारा होता है और यहाँ पे लू फेंग ने 5 ऑफिशियल 3 जनरल्स को भी मारा होता है। ये एफिशिएंसी बहुत ही हाई होती है। अब लू फेंग बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि यहाँ पे लो ऑफिशियल को मारने से मेरी ब्लेड वर्क का कोई भी ट्रेनिंग नहीं हो रहा है, मुझे और भी ज़्यादा पावरफुल वॉरियर्स चाहिए जैसे कि हाई ऑफिशियल जो कि मुझे अच्छा चैलेंज कर सके। और लू फेंग इसी की तलाश कर रहा था। हमें बताया जाता है कि समय बीतने लगता है और एक ही ब्लिंक ऑफ आई में लू फेंग को यहाँ यांजी कॉन्टिनेंट पे 3 साल हो चुके थे और यहाँ पे 3 सालों में उसकी बैटलिंग और ट्रेनिंग बहुत ही इम्प्रूव हो चुकी थी। उसने अपना बहुत ज़्यादा टाइम अपने बैटल्स को स्टडी करने में लगा था, लाओ बीस्ट गॉड प्रिंस को भी सीखने में लगा दिया होता है और इन सब के साथ लू फेंग बैटल भी करता है। लू फेंग के पास अभी टोटल 15 बैटल्स हो चुकी थी इन 3 सालों में, जिसने उसमें यहाँ पे 22 ऑफिशियल एंड 19 जनरल्स को मारा होता है। यहाँ पर 18 ऑफिशियल और 13 जनरल्स को गोल्डन और बीस्ट ने मारा होता है। वहीं पे ह्यूमन बॉडी ने सिर्फ 4 ऑफिशियल 9 जनरल्स को मारा होता है। लू फेंग अपने साउ विंग्स पे ही रिलाई करता है इन सारे ऑफिशियल को मारने पे। अब इन सब से लू फेंग को महसूस हो जाता है कि वो अभी भी बहुत ही कमजोर है। अब उसकी कॉम्प्रिहेंशन स्पीड बहुत ही फास्ट है। उसने अभी कुछ 1000 ऑफ ईयर्स तक ही खुद को ट्रेन किया होता है और यहाँ पे बाकी जितने भी सेक्टर लॉर्ड्स के बंदे हैं प्राइमर रीजन में लू फेंग के वो आसपास भी नहीं आते हैं, जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स से खुद को ट्रेन कर रहे हैं और अभी उनकी कॉम्प्रिहेंशन भी ऑफिशियल लेवल स्टैंडर्ड तक की हो चुकी होती है। यहाँ पे लू फेंग इन सब के बारे में सोचता और कहता है कि यहाँ पे वो अभी भी केडी के लेवल से बहुत ज़्यादा दूर है, क्योंकि उसकी लॉ कॉम्प्रिहेंशन इतनी थी कि वो बहुत आगे पहुँच सकता था। ट्रूयान भी अभी 20 लेवल पे आए हुए हैं जिन्होंने ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक खुद को ट्रेन किया है, लेकिन अभी भी वो 21st लेवल को पास आउट नहीं कर पाए हैं और यहाँ पे ब्रेक थ्रू करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और जैसे जैसे लेवल आगे होता है आपको तो पता ही है कि यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जाता है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इन 3 सालों में लू फेंग का अपना नाम हो चुका होता है। गोल्डन ऑन बीस्ट जो कि पाइनेकल ऑफिसर को मार पाता है, वहाँ पे इसकी चर्चा चारों तरफ होने लगती है। यहाँ पे सब कोई उस सिल्वर बीस्ट के रेपुटेशन के बारे में जान गए होते हैं। यहाँ पे गोल्डन ऑन बीस्ट सिल्वर बीस्ट की तरह ही नजर आया करता है, तो कोई भी पहचान नहीं पाता है कि ये गोल्डन ऑन बीस्ट है। रही बात अर्थ बॉडी की तो उसे भी कोई अट्रैक्शन नहीं आती है। फिर हमें सीन चेंज का 4th ईयर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग मेन कॉन्टिनेंट में होता है, वो भी ऑटोमेटन वर्चुअल बेस में। फिर हमें सीन चेंज कर एक स्ट्रीट को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक टॉल ऑटोमेटन यूथ चिल्ला कर कहता है CV कैम। तो वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मेनली सिल्वर कलर के बंदे होते हैं, जो कि लिक्विड सिल्वर गार्ड्स के तरह समझ लो, लेकिन उनसे थोड़ा सा पावरफुल। अब दिखाया जाता है कि वहाँ सीनियर होते हैं। यहाँ पे लंबा आदमी इस्तेमाल करते हुए कहता है कि CV का आखिर यहाँ पे आपका आउटर रीजन वॉर में गेम्स कैसा चल रहा। तो CV का कहता है कि मैंने ऑलरेडी अपने 51.2% के मास्टर के मिशन को कंप्लीट कर लिया है और मैं अभी करेंटली 7 बैटलफील्ड यांजी मेन कॉन्टिनेंट में हूँ। यहाँ पे कई सारे पावरफुल वॉरियर्स है। अब सब लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। अब मैं बता दूं कि ये सब AI ही होते हैं, क्योंकि ये ऑटोमन रेस से होते हैं और यहाँ पे उन सब जब बॉर्न होते हैं तो अपने मास्टर को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और अपने मास्टर को वो कभी भी बिट्रे नहीं कर सकते हैं। अब रेस के मुताबिक यहाँ पे नाइट के अंदर कुछ अनडाइंग्स होते हैं, जो कि उन नाइट को अपना मास्टर मानते हैं। जितना ज़्यादा पावरफुल लीडर होगा ऑटोमेटन रेस का, उतना ज़्यादा वो पावरफुल होगा। देखा जाए तो यहाँ पे जो लीडर है ऑटोमन रेस का, तो उसका कंपेयर किया जा सकता है प्राइमर के उस सिटी लीडर से, जो कि उनके पास भी नाइट्स होते हैं अपने डिस्पर्स के रूप में। यहाँ पे ऐसी कई सारी चीजें बताई जाती है। अब बताया जाता है कि पूरे के पूरे ऑटोमेटन रेस में एक पिरामिड हिराची जैसा बनता है, मतलब कि पीक पे एक बंदा, उसके नीचे सब डिवीजन बनते रहता है। अब एक यूनिवर्स मास्टर बहुत सारे नाइट्स को कंट्रोल करता है। ये नाइट्स बहुत
बहुत सारे अंडाइन को कंट्रोल करता है। ये अंडाइन बहुत ज़्यादा सेक्टलर्स को कंट्रोल करता है और ऐसे ही चेंज चलता रहता है। इनके पास तो इमोशन होता है, ये गुस्से को भी फील कर सकते हैं, जेलसी को भी फील करते हैं, एक्साइटेड हैप्पीनेस इंसानों की तरह फील कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब वो मास्टर से बाइंड हो जाते हैं तो यहाँ पे वो उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये ऐसा ही है जैसा कि कोई बंदा किसी का सोल स्लेव बन चुका है। लू फेंग का सोल स्लेव है भी तो वहाँ पे वो सोल स्लेव लू फेंग के बारे में कोई भी बुरा चीज नहीं सोच सकता, उसे धोखा देने की हिम्मत नहीं कर सकता है। वो अपने मास्टर के प्रति लॉयल रहेगा। और यहाँ पे ऑटोमन रेस में भी यही होता है। यहाँ पे वो भी इनके मास्टर के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं। ये सब पिरामिड हिराची के रूल से ही होता है। और अब फिर यहाँ पे टॉलीवुड हंसते हुए कहता है कि आपने अभी तक 51.2% ही कंप्लीट किया है सीवी का, अब तो सच में एक्सेप्शनल है। इसी कारण तो आप मास्टर को इतना ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे वो सीवी का कहता है कि हाँ, मास्टर का मेरे ऊपर एहसान है, इसी कारण मुझे तो उनको वापस लौटाना ही होगा। तो ये सुनकर वो बंदा ऑर्डर करते हुए कहता है बहुत अच्छे, तुम अपना ये काम करते रहो, जल्दी करो और तुम एक एम्परर बहुत जल्द बनने वाले हो। तो यहाँ पे वो कहता है कि यस सीनियर, मैं जरूर यहाँ पे बहुत कड़ी मेहनत करूँगा, मैं आपसे भी सीखता रहूँगा। तो ये सुनकर यहाँ उसके बाद वो चले जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि ये भी अपना मिशन कर रहा है और सामने वाला बंदा इसका सीनियर होता है। फिर यहाँ पे सीवी को दिखाया जाता है जो कि इन मास्टर के मैटर्स को कंप्लीट कर रहा होता है। स्पेशली देखा जाए तो फाइटर में यहाँ पे कैसा उससे स्ट्रॉन्गर भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे वो गाइडेंस की मदद से वो उन सब से भी अटैक करके उन सबको मार देता है। फिर हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है सीवी को जो कहता है कि मुझे अपने मास्टर से मिलना होगा, मैं यहाँ पे सारी चीजें रिपोर्ट करना होगा। और अब फिर हमें सीन चेंज कर वर्चुअल वर्ल्ड जो कि ऑटोमन रेस के द्वारा होता है वो बनाते हैं, उसे दिखाया जाता है। और ये भी सेम टू सेम वर्चुअल वर्ल्ड से कहा जा सकता है कि वैसा ही है, लेकिन देखा जाए तो उतना एडवांस नहीं। फिर हमें सीन चेंज कर एक पिरामिड शिप जो कि यांजी मेन कॉन्टिनेंट में फ्लाई कर रहा होता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ऑटोमन यूथ को जो कि जेट ग्रीन आर्मर में होता है, इस्तेमाल करते हुए कहता है कि मास्टर ने मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया है, मैंने अभी तक 80% मिशन को कंप्लीट किया है और यहाँ पे मुझे उनसे ट्वेल्स मिलने वाला है। यहाँ पे बाकी सारे सीनियर्स तो मुझसे जेलस ही होंगे और यहाँ पे वो सब जरूर गुस्से हो जाएंगे, लेकिन इससे मेरा क्या ही मतलब है, वो सब तो इडियट से। अब यहाँ पे दिखाया जाता है वो सीवी का होता है, वो कॉन्फिडेंट होता है और वो कहता है कि अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पे वो मेरे से मैच आउट नहीं कर सकते और मैं भी उनसे नहीं मैच आउट कर सकता हूँ। लेकिन इस ट्रू बैटल में यहाँ पे ऑटोमन रेस के पास कई सारे ट्रेस और मेथड्स होते हैं। उनके पास ट्रेस ट्रम्प कार्ड्स होते हैं जो कि मास्टर ने उसको दिए होते हैं, जो कि एक एम्पर लेवल अंडाइन से भी डील करने के लिए होता है और वो उसको एक कॉर्नर में फोर्स करके एक पाइनिकल एम्पर को भी हार्म कर सकता है। और उसने अपने बीते हुए वक्त में कई सारे ऑफिसर को मारा होता है और उसको बहुत ही कॉन्फिडेंस होता है। अब यहाँ पे ये सारी बातें हो रही होती, लेकिन तभी उसके स्कैनिंग डिवाइस में आती कि क्या एक ह्यूमन सेक्टलर और सीवी का ऑर्डर करता और दिखाया जाता कि उसके सामने 3D इमेज प्रोजेक्ट होता है जहाँ पे लू फेंग का ही प्रोजेक्शन होता है जो कि ब्लैक आर्मर ह्यूमन सेक्टलर होता है। ये देखकर वो कहता है कि ह्यूमन सेक्टलर यांजी मेन कॉन्टिनेंट में एक्चुअली ह्यूमन सेक्टलर है और वो अपनी आंखें मलता और कहता है कि ये स्कैनिंग डिवाइस ये बहुत ही एडवांस है, यहाँ तक कि कुछ ही पाइनिकल ऑफिसर के पास ऐसे डिवाइस होंगे, नहीं तो यहाँ पे किसी एम्पर लेवल के पास भी नहीं होते हैं। और यहाँ पे वो कहता है कि आखिरकार एक ह्यूमन सेक्टलर यहाँ पे कैसे आ सकता है। वो कहता है कि इस ह्यूमन सेक्टलर के पास तो सच में बहुत ही एडवांस डिवाइस है, लेकिन वो कहता है लकीली मेरा जो डिवाइस है इस बंदे से ज़्यादा एडवांस है, यहाँ तक कि मेरे ऑटोमन रेस के भी एम्पर से भी ज़्यादा एडवांस है। और सीवी को दिखाया जाता है जो कहता है कि ये बंदा लगता है कि अभी खुद को ट्रेन कर रहा है,
यहाँ पे इसने मुझे डिटेक्ट नहीं किया है, लगता है इसका बैकग्राउंड ह्यूज है। और यहाँ पे वो कहता है कि शायद इसके पास जरूर कोई ह्यूमन ट्रेजर्स होगा जो कि यहाँ पे इसको आने पे मजबूर कर दिया है। यहाँ पे इन्हीं सब के बारे में सोच रहा होता है। अब यहाँ पे वो नहीं जानता था कि आखिर ये कौन है, ये लू फेंग है या फिर कोई और है, लेकिन वो समझ गया था कि ये कोई ना कोई जीनियस है, नहीं तो आखिर एक सेक्टर आर्ट का बंदा इस जगह पे सरवाइव नहीं कर सकता है। और वो कहता है चलो उसके पास चलते, मैं इस ह्यूमन सेक्टर आर्ट को मारना चाहता हूँ। और ये लो कॉस्ट पिरामिड से लू फेंग की तरफ बढ़ने लगता है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है कि लू फेंग अपने स्कैनिंग डिवाइस पे निर्भर होता है। और यहाँ पे इन चीनों में उसने अपने जामिंग डिवाइस को नहीं यूज किया होता है, लेकिन यहाँ पे लू फेंग भी मात खा जाएगा जब यहाँ पे लू फेंग के एनिमी के पास उससे भी ज्यादा एडवांस स्कैनर आ जाएगा। या फिर हमें सीन चेंज कर बताया जाता है कि उस वक्त लू फेंग को इस खतरे के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था। उसने अपने कॉन्शियसनेस को पार्ट को वर्चुअल वर्स में भेजा हुआ था। और हमें सीन चेंज को वर्चुअल वर्स ब्लैक ड्रैगन माउंटेन 9 स्टार बे लू फेंग के रेजिडेंस प्राइवेट मूवी हॉल का सीन दिखाया जाता, जहाँ पे लू फेंग और जीजिन अपने मूवी को एंजॉय कर रहे होते हैं। और वहाँ पे बस वही दोनों होते हैं। या फिर यहाँ पे जीजिन उससे गले लगे हुए होते, उससे कहती है कि यहाँ पे ये अर्थ के मूवी से तो बहुत ही बेहतर है। अब लू फेंग भी उसके हाथों को पकड़ता है, स्माइल करता है। अब देखा जाए तो जितने भी यूनिवर्स के जीनियसेस हैं वो इन मूवी को क्रिएट करते हैं। इनकी स्टोरी लाइन, इनके वर्चुअल इफेक्ट्स एकदम से रियल लगते हैं और ये और भी ज़्यादा मजेदार एक्सपीरियंस देते हैं। यहाँ पे वो दोनों कपल धीरे धीरे बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पे वो दोनों अपने रिलेशनशिप को भी मेंटेन कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उसी वक्त लू फेंग के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। तो ये देखकर जीजिन शॉक हो जाती है और जीजिन पूछती है कि क्या हुआ। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो कहता है मुझे माफ करना मेरी वाइफ। यहाँ इसके बाद वो गायब हो जाता है और रियलिटी में आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि उसने एक डेंजर सिचुएशन को एनकाउंटर किया होता है। और ये देखकर जीजिन भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो नर्वस हो जाती है। उसको पता था कि लू फेंग अभी आउटर रीजन स्वॉर्ड में है, इसलिए वो चिंतित तो हो गई कि यहाँ पे कुछ लू फेंग को हो न जाए। और अब फिर यहाँ सीन चेंज कर यांजी मेन कॉन्टिनेंट एंशिएंट अंडरग्राउंड पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पैलेस में कई सारे एंशिएंट सैक्रिफाइसल पिक्चर लगे हुए थे, कई सारे फेंट लॉरिपस भी होते हैं और ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स से ये यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गए होते हैं। अब लू फेंग उन सबको देखकर शॉक हो जाता है। और अब फिर दिखाया जाता है कि वो आया होता है, लेकिन तभी वहाँ पे चारों तरफ धमाके होने लगते। वहाँ पे 9 लाइट पिलर्स उसके तरफ आके ठीक स्टोन लेयर की तरह उस पर अटैक करते हैं। वो ब्रूट फोर्स उसके पूरे के पूरे पैलेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहाँ पे कई सारे टुकड़े हवा में फ्लोट करने लगते हैं और लू फेंग वहाँ से उठता है और उन सारे 9 पिलर्स की तरफ देखता है जो कि टकराए होते हैं। और लू फेंग कहता है ये अच्छा नहीं है। लू फेंग अपने ब्लैक आर्मर को अपने पूरी बॉडी के ऊपर फैला लेता है और अपने पूरी बॉडी को वहाँ प्रोटेक्ट कर लेता है, जिसके बाद वो बीस्ट गॉड शील्ड को भी अपने लेकर अपने आप को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देता है। और दिखाया जाता है पावरफुल ग्लेडिंग बीम जो कि लू फेंग की तरफ शॉट होता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ के स्टोन लेयर को वो आधा तोड़ चुका होता है, जो कि लू फेंग के बीस्ट गॉड से भी टकराता है। लेकिन यहाँ पे लू फेंग को डॉज करने का टाइम मिल जाता है। लू फेंग पीछे की तरफ मुड़ता है। अब लू फेंग खुद को एडजस्ट करता है और कहता है कि आखिर ये अटैक कहाँ से आ रहा है। और यहाँ पे वो अटैक डीप केव जहाँ पे लू फेंग अपने आप को ट्रेन कर रहा होता है वहीं पे अटैक हुआ होता है। लू फेंग चारों तरफ देखता है और यहाँ पे वो शॉक हो जाता है। अब चारों डायरेक्शन में दिखाया जाता है कि वहाँ पे टोटल 9 पिरामिड शिप्स होते हैं जो कि एक क्लियर पोजीशन बनाए हुए होते हैं और इनमें से 9 लेजर बीम्स निकल रहे होते हैं जो कि 9 शिप में बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। अब लू फेंग क्या था ऑटमन शिप, वो क्या था ऑटमन शिप बाबा था, क्या यहाँ पे तुम इन सबको स्कैन कर सकते हो, यहाँ पे क्या तुम इन सबको डिटेक्ट कर पा रहे हो। तो यहाँ पे मैं बबाता को दिखाया जाता है जो उससे मेंटली कहती है लू फेंग यहाँ पे स्कैनर हमारी इन सब टारगेट के लोकेशन के बारे में नहीं पता लगा पा रही है, वो प्रोबेबली इसे जाम कर चुकी है। लगता है कि एनिमी के पास हमारे से ज़्यादा एडवांस स्कैनर है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है और जिस तरह का डिवाइस उसके पास है मतलब ये हुआ कि उसके पास
अभी स्टूडेंट एम्पायर लेवल की। अब लूफेंग यहाँ पे घबराता नहीं, लूफेंग बहुत ही काम था। लूफेंग अभी उस सरफेस एनर्जी की तरफ देख रहा होता है और देखकर उन सबके बारे में लूफेंग को पता चल जाता है कि हर एक शिप यहाँ पे यूनमो प्लांट शिप से भी ज्यादा महंगा है। अब लूफेंग शौक होते हुए कहता कि आखिर ये कहाँ से है, ये सारे के सारे 9 शिप यूनमो प्लांट शिप से भी कई गुना ज्यादा बेटर है। लूफेंग उनके एनर्जी बैरियर को महसूस कर पा रहा था जो कि स्ट्रॉन्ग था और यहाँ पे लूफेंग जानता था कि यहाँ पे वो सिर्फ अगर गोल्डन हॉर्न बेस को था तो ही वो यहाँ पे 9 शिप्स को हार्म कर सकता है। लूफेंग कहता है स्ट्रॉन्ग वॉरियर, यहाँ पे ट्रू स्ट्रॉन्ग वॉरियर एटमन यूनिवर्स से आ चुका है और ये वही एटमन यूनिवर्स है जो कि उसके टीचर हुआनबो को भी मारे होते हैं और उस वक्त उसके टीचर सिर्फ जनरल लेवल के होते हैं। अब देखा जाए तो उस वक्त सिर्फ भी उनकी ई ग्रेड की होती है, लेकिन इनकी सिर्फ तो उससे भी ज्यादा पावरफुल होती है। लूफेंग घबरा रहा होता है और कहता है कि बेस्टो, मैं तुम्हारी यहाँ पे तुम्हारे ट्रेस को क्यों नहीं खोज पा रहा हूँ। यहाँ पे लूफेंग का पहला मर्तबा था कि लूफेंग यहाँ पे उसके स्कैनिंग डिवाइस से नहीं खोज पाया था और यहाँ पर लूफेंग को अपने ओपोनेंट से मात खाना पड़ रहा था। अब वो हमेशा ओपोनेंट के साथ खेला करता था, यहाँ पे उससे फाइट करता था, उससे फ्ली करके भाग जाता था और लूफेंग के पास ही अपनी पावर आती थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि लूफेंग वहाँ पे 0.01 सेकंड तक ही पावर होता है और वहाँ से फ्लाई करने लगता है। तो सीन चेंज कर हमें दिखाया जाता है। तो आप लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, लूफेंग आखिर उससे किस तरह से निपटने वाला है। क्या लूफेंग को यहाँ पे अपनी जान से हाथ धोनी पड़ेगी या फिर लूफेंग के पास कोई ऐसा तरीका होगा, क्या लूफेंग को अपने गोल्डन हॉर्न बीस को निकालना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।